जब किसी राज्य द्वारा अपने राज्य के प्रजा को या अपने उस राज्य के व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार या दायित्व दिए जाते हैं, जिसको पालन करना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, नहीं नितांत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति उस राज्य के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें राज्य द्वारा विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे हम वोट डाल सकते हैं, हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, हम कोई भी नौकरी या कोई भी पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जब आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने राज्य या राष्ट्र के लिए खड़े रहते हैं, या राज्य द्वारा हमें जो काम सौंपे जाते हैं उस काम को करते हैं। अगर कोई विदेशी हमला हम पर करते हैं तो हम उस समय अपने राष्ट्र के लिए या अपने देश के लिए समर्पित रहते हैं। तो यह अधिकार और यह उत्तरदायित्व उस नागरिक को प्राप्त होता है जो उस राज्य का निवासी होता है। हमारे संविधान के भाग 2 में ध्यान देंगे, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के धारा 11 में यह वर्णन किया गया है कि हमारे संसद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि किसे नागरिकता देना है, नागरिकता देने के लिए क्या शर्त होगी, इस संबंध में वह कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत वर्ष 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 5 तरीका से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन इस नियम का फायदा उठाते हुए बहुत सारे घुसपैठी लोग भारत में जन्म के आधार पर अपना फर्जी प्रमाण पत्र बना लिए थे। तो वर्ष 1986 में भारतीय नागरिकता संशोधन लाया गया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पिता या माता उस व्यक्ति के जन्म के समय अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक वह हो जाएगा। इसके अपवाद में क्या क्या है? पहला अपवाद है कि अगर विदेशी राजनयिक भारत में काम करते हैं, अगर उनका बच्चा हो जाता है तो वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? हमारी भूभाग जो शत्रु के कब्जे में चला गया है, अगर वहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। दूसरा था वंश परंपरा के द्वारा, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद विदेश में जन्म लिया हो, लेकिन उसके पिता
जो भारतीय हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। इसमें किया गया क्या कि वर्ष 1992 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके माता को भी जोड़ दिया गया। यानी कहने का मतलब, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर में हुआ हो, लेकिन उसके माता और पिता अगर भारत के नागरिक हैं, या तो माता या पिता अगर भारत के नागरिक हैं, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता को त्याग कर दिया हो और भारत में पिछले 1 साल से रह रहा हो और भारत में सक्षम प्राधिकार के पास से नागरिकता हेतु आवेदन दिया हो और पूर्व में भी वह 6 साल तक भारत में रहा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वह भारतीय 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अच्छी तरह जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता द्वारा दी जाती है। चौथा आता है पंजीकरण द्वारा या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है कि भारतीय के नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे को रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दूसरा है, कोई विदेशी महिला अगर भारतीय नागरिक से शादी करेगी या शादी करती है, तो वैसे व्यक्ति को है पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाती है। कोई राष्ट्र कॉमनवेल्थ का राष्ट्र हो, अगर वह व्यक्ति भारत में नौकरी करता हो, तो वैसे व्यक्ति जो है एक रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति पिछले 7 साल से भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु आती है भूमि अर्जन द्वारा। अगर भारत जो है किसी विदेशी भूभाग को अपने राज्य में मिला लेता है, तो वहाँ के उस क्षेत्र के नागरिक अब स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। हम लोगों ने सीखा कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। अब जानेंगे कि नागरिकता कैसे चली जाती है या कैसे छीन ली जाती है। कौन कौन से कंडीशन है जिस शर्त पर नागरिकता चली जाती है। तो पहला शर्त क्या है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग करता है, तो उसकी नागरिकता चली जाती है। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता चली जाती है। अगला कंडीशन है, किसी व्यक्ति के नागरिकता को वंचित करने पर भी उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। अब नागरिकता किस आधार पर वंचित की जाती है, क्या क्या उसके कंडीशन है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला कंडीशन है, युद्ध काल में शत्रु देश को हेल्प करने पर। दूसरा कंडीशन है कि संविधान के प्रति अनास्था दिखाने पर, यानी संविधान को नहीं मानने की स्थिति में। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भारतीय महिला विदेशी नागरिक से शादी कर लेती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 7 सालों से भारत से बाहर में रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता चली जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण की विधि को अपना करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर किसी दूसरे देश द्वारा उसे 2 साल
या 2 साल से अधिक का उसको दंड दे दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीका से नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। अब जानेंगे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अधिवास यानी निवास भारत में हो और उसके माता-पिता भारत के नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 के बारे में वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी चल करके भारत में आया हो, उस व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व या इसके पश्चात पाकिस्तान से भारत में आ गया हो और संविधान लागू होने के पहले संबंधित प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन द्वारा अपनी नागरिकता हेतु आवेदन दे दिया हो, तो वैसे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 7 कह रहा है ऐसा कोई भूभाग जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया हो, अगर ऐसे भूभाग के व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गए हों और आने के बाद 6 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारी के पास नागरिकता हेतु आवेदन समर्पित कर दिए हों, तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। संविधान 8 बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो, जो भारत में जन्मा हो या उसके माता-पिता, दादा-दादी भारत में रहे हों और वह भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, तो वैसे व्यक्ति भारतीय राजनयिक को इस संबंध में अगर आवेदन दे देता है और उस राजनयिक द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वैसे व्यक्ति भारत के नागरिक कह रहा है। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग कर देता हो, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 10 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संविधान में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत ही उसकी नागरिकता को छीनी जा सकती है या ले ली जा सकती है, अन्यथा। और अनुच्छेद 11 कहता है कि वे कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे और नागरिक नहीं होंगे, किसे नागरिकता दी जा सकती है और किसे नागरिकता नहीं दी जा सकती है, इसके संबंध में कानून या विधान बनाने की शक्ति संसद को है। तो इस तरह भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। हम जानेंगे कि आखिर में प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो वर्ष 2003 में विदेशी भारतीयों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लक्ष्मीमल सिंघवी। इन्होंने वर्ष 2003 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। वैसी भारतीय वंश के लोग जो वर्तमान में विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए अपना अमूल्य सहयोग
एवं अमूल्य योगदान दिए हैं। ऐसे विदेशी भारतीयों के लिए सम्मान होना जरूरी है। इसी के कारण इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए। दूसरी फैक्ट आती है कि 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे, इसलिए भी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए चुना गया। पहला प्रवासी दिवस वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मनाया गया था। उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।